हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का लक्ष्य सिविल सर्विसेज गोपालगंज के इस यूट्यूब चैनल पे। मैं शशि पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पे। आपको पता है कि मैं इस लेक्चर सीरीज के माध्यम से 66 बीपीएससी के द्वारा आयोजित जो एग्जामिनेशन मेंस का चल रहा था उसके बारे में मैं डिस्कस कर रहा हूं। पिछले लेक्चर के माध्यम से मैंने इसके जीएस पेपर 1 के बारे में एक विस्तृत चर्चा मैं आपके साथ किया था, जो इसी यूट्यूब चैनल पे आपको प्राप्त हुआ था, जिसकी प्रतिक्रिया भी काफ़ी अच्छी आप लोगों की मिली। बहुत बहुत धन्यवाद इतनी सारी प्रतिक्रिया देने के लिए। अभी भी जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, क्योंकि मैं समय समय पर यहाँ से कुछ नए वीडियो बनाकर डालते रहता हूँ। ठीक है, आज मैं इस लेक्चर के माध्यम से जैसे पेपर 2 के बारे में डिस्कस करना था, अभी जीएस पेपर 2, लेकिन उसको स्किप करके मैं हिस्ट्री ऑप्शनल का जो पेपर अभी कंप्लीट हुआ है 66 बीपीएससी में, उस हिस्ट्री के ऑप्शनल पे हम बातचीत करेंगे। किस प्रकार से वहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए, एक अच्छे आंसर आप कैसे लिख सकते थे और आपकी क्वेश्चन की फ्रेमिंग किस प्रकार से हो सकती थी, एक अच्छा आंसर कैसा लिखा जा सकता था उस पर, इन तमाम चीज़ों पे बातचीत करेंगे। मुझे इस बात को बताने में काफ़ी खुशी हो रही है कि मैं अपने बीपीएससी बैच के जिस फाउंडेशन बैच में बीपीएससी का जो फाउंडेशन बैच में लेता हूं, जिसकी टाइमिंग लगभग 11:45 के आसपास रखी गई है, इस बीपीएससी के फाउंडेशन बैच में मैं एंशिएंट हिस्ट्री का क्लास ले रहा हूं। अभी तक मैंने गुप्ता काल तक पढ़ाया है, मतलब गुप्ता काल अभी शुरू करना है कल के डेट में। तो गुप्ता काल के पहले जो मैंने चैप्टर कराया है, वैदिक काल, हड़प्पा सभ्यता, मौर्य काल और ये जितनी सारी बातें, मौर्योत्तर काल, जो 3 क्वेश्चन हिस्ट्री के अंतर्गत पूछे गए उसमें से 2 क्वेश्चन, एक हड़प्पा सभ्यता से और दूसरा मौर्य साम्राज्य से। ये दोनों क्वेश्चन मैंने अपने नोट्स में कराया है और स्टूडेंट्स को इस पे काफ़ी प्रैक्टिस भी करवाया है इन दोनों क्वेश्चंस पे। तो जो स्टूडेंट्स क्लास किए वो खुद से भी अपने क्वेश्चंस को फ्रेमिंग करके, लेक्चर देखने से पहले अपने क्वेश्चंस को फ्रेमिंग करके आप अच्छा से पहले देख ले कि आप किस लेवल पे पहुंच गए हैं, कि थोड़ा सा आप आंसर को फ्रेमिंग करके लिखने की प्रयास कर सकते हैं। तभी आप आगे वीडियो को देखेंगे और फिर अपना मैच कर लेंगे कि आपने जो आंसर का फ्रेमिंग की है और जो लिखना था वो सही से मैच कर रहा है कि नहीं। ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं हम अपने लेक्चर की तरफ। सबसे पहले ये लक्ष्य सिविल सर्विसेज गोपालगंज के बारे में मैं बता दूं। लक्ष्य सिविल सर्विसेज ऑफलाइन भी क्लासेस ऑर्गेनाइज करता है। मिनी स्टेडियम के पश्चिम में ये इंस्टीट्यूट चलता है गोपालगंज में। किसी भी संभावित सूचना के लिए आप 83 40 19 20 73 व्हाट्सअप कर सकते हैं, टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं या कॉल करके किसी भी बैच की आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। लक्ष्य सिविल सर्विसेज गोपालगंज यूट्यूब चैनल है जिसके माध्यम से आप ये लेक्चर देख रहे हैं। टेलीग्राम चैनल है लक्ष्य सिविल सर्विसेज गोपालगंज। जितनी इंपॉर्टेंट सूचनाएं हैं इसी टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आपको प्राप्त होती है। इसके साथ साथ एक बीपीएससी स्पेशल 66 के लिए भी एक टेलीग्राम चैनल है, बीपीएससी स्पेशल बाई शशि सर, चाहे तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। आइए बढ़ते हैं हम अपने पेपर की तरफ। जैसा कि आपको पता है कि हिस्ट्री ऑप्शनल का जो सेगमेंट होता है ऑप्शनल पेपर के अंतर्गत, उसमें खंड 1 होता है और खंड 2 होता है। खंड 1 के अंतर्गत 2 पार्ट होता है, एक एंशिएंट हिस्ट्री का पार्ट होता है और दूसरा मेडिवल हिस्ट्री का पार्ट होता है। जो खंड 2 होता है उसके अंतर्गत भी 2 पार्ट है, एक तो आपका हो जाता है मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट और दूसरा इसके अंतर्गत हो जाता है वर्ल्ड हिस्ट्री का पार्ट। ये टोटल खंड 2 है, लेकिन इसका सब टॉपिक 2-2 में विभाजित है। 3 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, 3 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, फिर 3 क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री से, फिर 3 क्वेश्चन आपको पूछा जाता है वर्ल्ड हिस्ट्री से। तो टोटल 12 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसको में आपको अटेम्प्ट लेना होता है। टोटल 6 क्वेश्चन को बीपीएससी में बनाना होता है। अब ये 6 क्वेश्चन जो आपको बनाना है, आयोग का निर्देश है कि आप किसी एक सेक्शन से 3 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, एक सेक्शन से 3 क्वेश्चन बनाना है। लेकिन ध्यान रखें कि ये जो भाग 1 और भाग 2 ख बनाया गया है, इसमें से 2 से अधिक क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं होने चाहिए। तो आप एक भाग से 2 बनाते हैं, फिर एक अटेम्प्ट करते हैं, चाहे आप इससे 2 बनाएं, इससे 1 बनाएं। वैसे ही यहाँ पे है 2 बनाएं, 1 बनाएं, चाहे इसमें 2 बनाएं, चाहे इसमें 1 बनाएं। टोटल 6 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं, 6 क्वेश्चन आपको मेंस पेपर में लिखना है। आई होप चूंकि आप ऑप्शनल का तैयारी कर रहे होंगे तो इतनी सारी बातें तो बेसिक्स आपको पता होगी, नहीं पता होंगी तो थोड़ा आप इसको समझ लेंगे। ठीक है, आइए बढ़ते हैं पेपर की तरफ। ये निर्देश है पेपर का, आप थोड़ा सा एक बार पढ़ लेंगे और आप समझ, सभी प्रश्नों का अंक समान है, मतलब जो अंक दिए गए हैं कुल 6 प्रश्नों के उत्तर दें। प्रत्येक खंड से 3 प्रश्नों का उत्तर दें। खंड 1 और 2 के प्रत्येक भाग में 2-2 प्रश्नों से ज्यादा उत्तर न दें। जो मैंने पीछे बात बताई है उसी को यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। आगे बढ़ते हैं। पेपर के अंतर्गत क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे गए उस पर हम बातचीत करते हैं। तो खंड पार्ट ए के अंतर्गत सबसे पहले एंशिएंट हिस्ट्री का क्वेश्चन पूछा गया है। तो इन एंशिएंट हिस्ट्री के अंतर्गत इन दोनों क्वेश्चन पे मैं बातचीत करने वाला हूं आपके साथ।
सबसे पहले मैं बातचीत करता हूँ पहले क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषताओं के बारे में आप क्या जानते हैं। एकदम सिंपल क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के सिंधु सभ्यता की प्रमुख विशेषताओं के बारे में आप क्या जानते हैं, विवेचना कीजिए। मतलब काफी इजी क्वेश्चंस है। आप इसको लिखना चाहें तो जैसे कि आपको पता है कि क्वेश्चंस को लिखने के लिए एक तो इंट्रोडक्शन पार्ट होता है, फिर उसको बॉडी पार्ट्स में लिखते हैं, फिर उसका लास्ट में कंक्लूजन देते हैं। इंट्रोडक्शन जितना आप लिखेंगे, मतलब आपका क्वेश्चंस का जो भी वर्ड लिमिट है, तो वर्ड लिमिट के हिसाब से जितना आप क्वेश्चन लिखेंगे उसका 10% भाग लगभग कवर करता है आपका इंट्रोडक्शन। लास्ट में 10% शब्द आप बचा कर रखते हैं कि कंक्लूजन देंगे। बाकी जो 80% भाग होता है, जो क्वेश्चंस का सबसे मुख्य भाग होता है, उसको आप बॉडी पार्ट में लिखने का प्रयास करते हैं। आप इसे चाहे तो 3-4 पैरा छोटे छोटे पैरा में भी लिख सकते हैं। अगर सहूलियत हो डाटा वाला क्वेश्चन हो तो आप इसको पॉइंट में भी लिख सकते हैं, 1 2 3 पॉइंट देकर भी लिख सकते हैं। आप चाहें तो इसको पैराग्राफ में लिख सकते हैं। ये पूरी तरह से आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप इस बॉडी पार्ट को किस प्रकार से लिखते हैं। ठीक है, अब इन दोनों पार्टों में जैसे आपको मैं क्लास में भी प्रॉपर वे में इसको बताते रहता हूं कि इंट्रोडक्शन कैसे शुरू करना चाहिए। जब भी आप इंट्रोडक्शन किसी भी टॉपिक पे लिखना शुरू करते हैं तो आपको एक अच्छी सी थोड़ी सी पकड़ होनी चाहिए टॉपिक को शुरुआत करने के लिए। फिर लास्ट में ही इंट्रोडक्शन के लास्ट में आप बॉडी पार्ट में क्या लिखने वाले हैं ये थोड़ा सा आप क्लू दे देते हैं। इंट्रोडक्शन के लास्ट में ही आप इसको क्लू दे देते हैं कि आगे आप क्या लिखने वाले हैं। फिर जब आप कंक्लूजन लिखते हैं तो कंक्लूजन लिखते समय आप इस बात को ध्यान में रखते हैं कि जो आपने क्लू दिया है कि किसके बारे में आप बॉडी पार्ट लिख रहे हैं, उसी क्लू को पुष्ट करने वाला आपका निष्कर्ष होना चाहिए। कहने का मतलब फर्स्ट पैराग्राफ का जो आपका डाटा है वो लगभग लास्ट पैराग्राफ निष्कर्ष में आपको दिखना चाहिए कि मैंने ये बताया था और ये तमाम बातें लिख दी हैं। कंक्लूजन अपना वैसा होना चाहिए। ठीक है, तो आई होप ये थोड़ी सी बातें आपको समझ में आई होगी। आइए अब सपोज करिए कि इस क्वेश्चन को लिखना होता तो आप किस तरह से इसका फ्रेमिंग कर लिखते। अब इस सिंधु सभ्यता की विशेषताओं को लिखना है। अब हिस्ट्री का अगर क्लास किए होंगे तो आपको पता होगा कि ये सिंधु सभ्यता के बारे में आप पढ़ते हैं कि 2500 BC से लेकर 1750 BC में 1750 BC तक ये आद्य ऐतिहासिक युग की सभ्यता थी। किस युग की? आद्य ऐतिहासिक युग की सभ्यता थी। इसी को आप हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जानते हैं, और एक इसका तीसरा नाम कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। क्योंकि पता है आपको कि इसी काल में मानव ने सबसे पहले कांस्य का उपयोग किया था, इसलिए इसको कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। इस बात पे थोड़ा सा हिस्टोरियंस को थोड़ा सा डिस्प्यूट भी है इस पे थोड़ा सा। ठीक है, तो आइए सिंधु सभ्यता की विशेषताओं को लिखना है। तो इसके विशेषताओं को लिखने के लिए सबसे पहले मैं हिस्ट्री के क्वेश्चंस लिखते समय आपको 4 बातों को दिमाग में लाना चाहता हूँ। आप इतिहास लिखे तो सबसे पहले इसकी राजनीतिक विशेषताएं क्या थी, मतलब राजनीति के क्षेत्र में इसकी क्या कुछ स्पेशलिटी थी। फिर इसके पश्चात आर्थिक मतलब अर्थव्यवस्था या आर्थिक कंडीशन में इसकी विशेषता क्या थी। फिर इसकी सामाजिक विशेषता क्या थी, सामाजिक विशेषता, वैसे ही फिर इसकी सांस्कृतिक विशेषता क्या थी। इन 4 बातों को आप एक दिमाग में फ्रेमिंग बना लेंगे तब थोड़ा आपके लिखने में आसानी होगी। एक एक पैराग्राफ इन 4 शब्दों पे आप लिख दीजिए तो आपका एक कंप्लीट उत्तर 400 शब्दों का एक तैयार हो जाएगा। और सपोज करिए कि एक क्वेश्चन 50 नंबर का है तो आराम से आप 35 से 40 मार्क्स पाने के लिए क्या हो जाएंगे, एलिजिबल हो जाएंगे। तो अब इन 4 के बारे में थोड़ा सा आपको डिटेल्स पता हो कि कैसे आर्थिक क्या मतलब विशेषताएं थी, राजनीति में क्या विशेषताएं थी, समाज में क्या विशेषताएं थी, कल्चर में क्या विशेषताएं थी, तो आप अच्छा से लिख लेंगे। अब सिंधु घाटी सभ्यता में आर्थिक से संबंधित डाटा आपके पास ज्यादा होगा क्योंकि आपको पता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में नगरीकरण का विकास हुआ, मतलब एक पूरी तरह से नगरीय सभ्यता थी जो उस समय की सभ्यताओं में काफी इंपॉर्टेंट थी। इसके साथ साथ एक विस्तृत नगर व्यवस्था भी स्थापित की गई थी। ट्रेड एंड कमर्स, वाणिज्य व्यापार भी बहुत अच्छे खासे थे। पूरे मध्य एशिया और इधर यूरोप और पूरा इधर मिस्र के साइड तक व्यापार हुआ करता था। एक अच्छा व्यापारिक नेटवर्क कायम हुआ करता था। तो अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में आपके पास डाटा थोड़ा सा क्या है, ज्यादा है। तो आप क्या करिए, पहले आर्थिक मतलब जो विशेषता है इसको आप लिख डालें, उसके पश्चात राजनीतिक विशेषता लिख डालें, फिर सामाजिक विशेषता लिख डालें, फिर सांस्कृतिक विशेषता लिख डालें। जैसे हम बात करें कि आर्थिक विशेषता आप लिखेंगे, आर्थिक विशेषता की अगर बात करें कि आप आर्थिक विशेषता अगर लिखते हैं तो आर्थिक विशेषता में आप सबसे पहले शुरुआत करेंगे
एक सेकंड, आपको एक बात तो ये भी दिमाग में रखना हो चाहिए कि भारत में जिस समय हड़प्पा सभ्यता थी उसी समय मिस्र की सभ्यता थी। अफ्रीका का ये मिस्र का इलाका है जहाँ पे मिस्र की सभ्यता थी। इसी समय इराक और सीरिया में एक मेसोपोटामिया की सभ्यता थी। इसी समय भारत के बगल में एक चीन की सभ्यता थी और बीच में भारत में ये हड़प्पा सभ्यता थी। तो इन तीनों से थोड़ा सा तुलना आप कर लेंगे तो आपकी क्वेश्चंस के थोड़ा सा जो रेंज होगा वो बढ़ जाएगा और थोड़ा आपके क्वेश्चन में वजन भी बढ़ जाएगा और मार्क्स भी थोड़ा सा आपको मतलब ठीक ठाक अच्छा खासा मिल जाएगा। तो इसे कंपेयर करते हुए थोड़ा सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताओं को आप लिखेंगे तो और थोड़ा सा क्या होगा, आसान होगा। तो मान लीजिए कि सपोज करिए कि आप आर्थिक क्षेत्र में लिख रहे हैं, आर्थिक क्षेत्र में, तो आर्थिक क्षेत्र में सबसे पहले आप नगरीकरण से स्टार्ट करिए। नगरीकरण से कि भारतीय उपमहाद्वीप में ऐसा पहली दफा हुआ कि भारत में नगरीकरण का विकास लगभग आज से 5000 साल पहले देखने को मिला। फिर आप इस नगरीकरण के बारे में एक विस्तार से चर्चा लगभग 50-60 शब्दों का कर दीजिए। नगरीकरण ये कैसे था, कैसे समकोण पे ये मकान एक दूसरे को काटते थे, किस प्रकार से नाले की व्यवस्था बनाई गई थी, किस प्रकार से ये नाले छोटे छोटे नाले जाकर एक बड़े नाले में मिलते थे, फिर वहां से पानी पास करता था। ठीक है, ये तमाम सारी चीजें, जितने नगरीकरण से जितने सारे घर बनाए जाते थे वो घर के जो खिड़की दरवाजे हुआ करते थे वो पीछे की तरफ खुलते थे, न कि रोड की तरफ। तो ये जितनी सारी इसकी विशेषताएं थी ये नगरीकरण में आप पूरी तरह से आप इसको एक्सप्लेन करके नगरीकरण की विशेषताएं लिख देंगे। उसके पश्चात आप ये दिखाएंगे कि वाणिज्य व्यापार जो था वो काफी मतलब चरम स्थिति पे था। हड़प्पा सभ्यता के लोग व्यापार वगैरह भी काफी अच्छा से करते थे और ये कहाँ कहाँ से उस समय व्यापार हुआ करता था ये थोड़ा सा आप डाटा देते हुए आप इसको लिख देंगे। ठीक है, तो एक नगरीकरण और एक व्यापार। इसी समय थोड़ा सा अर्थव्यवस्था में कृषि का भी ठीक ठाक योगदान हुआ करता था तो थोड़ा बहुत लास्ट में आप कृषि को भी लिख देंगे। ये इतना पूरा लिखेंगे तो आराम से ये 100-125 शब्द का हो जाएगा। आप चाहे तो इसको एक ही पैराग्राफ में या चाहे तो 2-3 छोटे छोटे पैराग्राफ में भी आप इसको लिख सकते हैं। नगरीकरण, वाणिज्य व्यापार और एग्रीकल्चर को थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेन आप कर सकते हैं। तो ये हो गया एक सेगमेंट आर्थिकरण। नेक्स्ट लिखेंगे आप जब राजनीतिकरण, तो राजनीतिकरण में भी लिखिए कि इतना बड़ा नगरीकरण और इतना बड़ा सभ्यता भारत में स्थापित हुआ। यद्यपि इतिहासकार इस पे थोड़ा सा विवादित है कि कोई राजा वगैरह की कंसेप्ट था कि नहीं, लेकिन आप थोड़ा सा सोचकर देखिए कि बिना राजा के कंसेप्ट रहे तो इतनी बड़ी सभ्यता जन्म नहीं हो सकती है। तो आप थोड़ा सा वहां पे लिखें इसको रेफरेंस देते हुए कि एक अच्छी खासी वहां पर राजनीतिक व्यवस्था थोड़ी बहुत होगी जिसके बदौलत इतना बड़ा विशाल सभ्यता जो उस समय के विश्व में एक अजूबा सभ्यता था उसको स्थापित किया गया और ये प्रयास भारत में हुआ। ये थोड़ा सा बहुत आप राजनीति के क्षेत्र में लिख देंगे। इसके बाद आगे बढ़े तो आप समाज के क्षेत्र में लिखेंगे। तो समाज में मातृसत्तात्मक था, यानी महिलाओं को ज्यादा मतलब प्रेफरेंस दिया जाता था। इसके एविडेंस के तौर पे आप दे देंगे कि जो मातृ देवी की मूर्ति साक्ष्य के तौर पे मिली हुई है, जहाँ पे बहुत सारी मूर्तियां इस समय हड़प्पा सभ्यता में मिली हुई हैं जहाँ पे मातृ देवी की प्रतिमा वहां पे अंकित की गई है। तो इतिहासकारों ने इस बात से अंदाजा लगाया कि इस समय का समाज मातृसत्तात्मक था, यानी महिलाओं को थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता था। तो इस बात को समाज में आप लिख देंगे। कल्चर में आप जब लिखेंगे तो कल्चर में बहुत ही विविधताएं थी, अलग अलग लोग अलग अलग मतलब देवी देवताओं को वहाँ पे मानते थे और साथ ही साथ अलग अलग उनकी पूजा पाठ थी। कोई वृक्ष का पूजा, कोई पशुओं की पूजा, ऐसे करके अलग अलग उनकी पूजा पद्धति थी। तो ऐसे कुछ आप कल्चर के बारे में लिख देंगे। कुल मिलाकर आप 4-5 पैराग्राफ में जब राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और ये कल्चर, इतना बात आप लिख देंगे तो यहाँ से टोटल आपका 8-10 पॉइंट हो जाएगा। ये 8-10 पॉइंट सफिशिएंट है सिंधु सभ्यता की विशेषताओं को बताने के लिए। तो आप पूरी ये एक फ्लो चार्ट बनाकर एक अच्छा से इसको आप लिख सकते थे। तो ये था ये पहले क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन। ये सिंधु सभ्यता की विशेषताओं के बारे में आप लिखना था। अच्छा से आप इसको लिख देते तो आराम से आपको 35-40 के बीच मार्क्स मिल जाता, तो काफी बढ़िया मार्क्स माना जाता है। आई होप ये समझ गए होंगे आप फ्रेमिंग कैसे कैसे इसको लिखना होता है। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 पे बढ़ने से पहले क्वेश्चन नंबर 2 है मौर्य साम्राज्य की, अब देखिए, केंद्रीय वहीवटी व्यवस्था का वर्णन करें। हिंदी थोड़ा सा अजूबा है यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम्स के बारे में पूछा गया है, तो आप इसको थोड़ा सा दिमाग में रखेंगे। मतलब पूरी तरह से प्रशासनिक व्यवस्था इनकी कैसी थी, प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी, इसी के बारे में इस क्वेश्चन में पूछा गया है। अब यहाँ पे डायरेक्ट कर रहा है कि आप वर्णन कीजिए, इसको मतलब डिस्क्राइब कीजिए कि कैसे प्रशासनिक व्यवस्था। यहाँ पे न तो एवेल्युएट मूल्यांकन करना है, न तो आपको यहाँ पे अपना विचार देना है। यहाँ पे जो केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था थी उसी को आपको पूरी तरह से इसमें लिख देना है। आपको पता है कि मौर्य साम्राज्य केंद्रीकृत प्रशासन था और पूरी तरह से यहाँ पे मतलब एक सेंट्रलाइज यहाँ पे प्रशासनिक स्थापना की गई थी। तो आप इसको अगर क्वेश्चंस को लिखना चाहें तो
काफी इजी वे में आप इसको लिख सकते हैं। जैसे इस प्रशासनिक व्यवस्था में आपको अगर लिखना हो तो प्रशासनिक व्यवस्था जैसे कि आपको पता है आप लिखेंगे मौर्य साम्राज्य की प्रशासनिक। एक अच्छा सा इंट्रो पहले लेंगे, शुरुआत में एक अच्छा सा इंट्रो आप ले लेंगे कि प्रशासन मौर्य साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था उस समय के तत्कालिक साम्राज्यों में एक अनोखी पहल थी या अनोखी एक प्रशासनिक व्यवस्था थी जिसके अंतर्गत जिसका एक मानक तैयार हुआ, जो मानक आगे आने वाले साम्राज्य या आगे आने वाले सम्राटों के लिए भी एक महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ। इसके साथ साथ उसी में आप चाहें तो ऐड कर दे, इस प्रशासनिक व्यवस्था से एक विशाल मौर्य साम्राज्य को मतलब बचा के रखा गया। ठीक है, इनकी निम्नलिखित रूपरेखा थी और उस रूपरेखा को आप लिखते हुए पूरा एक हायरार्की है मौर्य साम्राज्य के बारे में। आप जैसे हायरार्की आप चाहें तो ऐसे आप बना सकते हैं, जैसे ऊपर सम्राट हुआ करता था, सम्राट को रक्षा करने के लिए केंद्रीय मंत्री परिषद हुआ करती थी, एक केंद्रीय मंत्री परिषद टाइप का एक हुआ करता था, जिसमें अगर बात करें तो यहाँ पे दो प्रकार के मंत्री हुआ करते थे। एक हुआ करते थे तीर्थ हुआ करते थे और इनके साथ साथ अध्यक्ष हुआ करते थे, तीर्थ और अध्यक्ष। यहाँ पे लगभग 18 प्रकार के तीर्थों और 27 प्रकार के अध्यक्ष सम्राट के क्या करते थे, सहायता करते थे। फिर इसके नीचे जाएं तो आप राज्य स्तर पे पहुंचेंगे। राज्य स्तर पे जाएं तो इसको प्रांतीय प्रशासन, इसी को बोला जाता था प्रांतीय प्रशासन, ये राज्य स्तर पे प्रशासन। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे भी लगभग दो प्रकार के यहाँ पे शासक हुआ करते थे, दो प्रकार के। एक तो यहाँ पे आर्यपुत्र हुआ करते थे, मतलब जो राजा से संबंधित हुआ करते थे, और यहीं पे एक कुमार मतलब हुआ करते थे जो राजा के ही सगे संबंधी हुआ करते थे। फिर इनके नेतृत्व में पूरा प्रशासन मतलब जो प्रांत का प्रशासन हुआ करता था, ये दोनों लोग क्या करते थे, हैंडल करते थे। फिर राज्य के नीचे जाए तो आप पहुंचेंगे जिला पे। तो जिला प्रशासन कैसे चलता था मौर्य एम्पायर में, उसके बारे में तो यहाँ पे 3-4 आपको अधिकारी मिलेगा, पढ़े होंगे। तो युक्त है, रज्जुक है और इसके साथ साथ एक और अधिकारी है जिसका नाम है प्रादेशिक। तो ये कुछ विशेष अधिकारियों का नाम भी आपको मिलेगा जो यहीं पे एक सी डायग्राम में आप मेंशन कर देंगे। फिर आप नीचे जाएंगे तो गांवों का एक समूह मिलेगा, सबसे लास्ट लेवल पे गांवों का समूह मिलेगा। और इन गांवों के समूह में मुख्यतः दो प्रकार के यहाँ पे कर्मचारी काम करते थे। एक व्यक्ति था जिनका नाम था गोप, तो गोप व्यक्ति था, ये सामान्य प्रशासन से जुड़ा हुआ था, एक और व्यक्ति था यहाँ पे स्थानिक। ये व्यक्ति स्थानिक जो था वो भू राजस्व व्यवस्था से जुड़ा हुआ था। तो पूरा सबसे पहले मौर्य प्रशासन को लिखने से पहले ये फ्लो चार्ट आप मतलब फर्स्ट पेज पे ही आप बना दे। इंट्रो लिखने के पश्चात एक ये फ्लो चार्ट बना दे। आपका अगर 50 नंबर का क्वेश्चन है तो आप 8-10 नंबर का काम आपने कर लिया है इस फ्लो चार्ट के माध्यम से। फिर ये जितनी बातें आप लिखे हैं ना, इसके बारे में थोड़ा बहुत करके आप डिटेल्स लिखते जाइए। एक पैराग्राफ सम्राट, ये मंत्री और तीर्थ के बारे में लिख दीजिए। एक सम्राट, ये राज्य के बारे में लिख दीजिए। एक पैराग्राफ आप ये जिला के बारे में लिख लीजिए। एक पैराग्राफ इन गाँवों के समूहों के बारे में। टोटल यहाँ पे छोटे 4 पैराग्राफ आप लिख दीजिए। थोड़ा बहुत इसके साथ डाटा को लिखते जाइए। अब ये चारों पैराग्राफ लिखने के पश्चात लास्ट में आप कंक्लूजन दे दीजिए कि उपरोक्त बातों से स्पष्ट होता है कि मौर्य साम्राज्य केंद्रीकृत प्रशासन था जिसके माध्यम से पूरे मौर्य साम्राज्य को मेंटेन किया गया। तो इस प्रकार से आप कंक्लूजन से इसको क्या कर सकते हैं, समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चंस आपको दूसरा क्वेश्चंस भी आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस पे। अगले क्वेश्चंस भी बात करें तो ये मौर्य साम्राज्य की केंद्रीय बहिवटी मतलब ये प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में आपको डिस्कस करना था। पूरी उसकी मैंने हायरार्की बता दी। हायरार्की लिखने के पश्चात उसको आप सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, आगे क्वेश्चन की बात करें तो ये दोनों क्वेश्चंस जो आपको मैंने अभी ये समझाया है, इसकी विशेषताएं ये दोनों क्वेश्चन, ये जो सिंधु घाटी सभ्यता या मौर्य सभ्यता, ये फाउंडेशन बैच के मैंने नोट्स में पूरी तरह से अच्छे से ये दोनों क्वेश्चंस को कराया है। तो मतलब क्लास मतलब जो था फाउंडेशन बैच, वहाँ से मतलब वहाँ के नोट्स में भी आप इसको किसी से नोट्स मांगकर भी आप इसको देख सकते हैं। काफ़ी अच्छा से इन दोनों क्वेश्चंस को, इसके साथ साथ बहुत सारे क्वेश्चंस को मतलब जितना करा दिया गया उतना सफिशिएंट है बीपीएससी के लिए, उससे भी काफ़ी ज़्यादा है मतलब ये आपके मतलब एग्जामिनेशन के लिए। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कला के क्षेत्र में गुप्त युग की उपलब्धियों का विस्तृत जानकारी दीजिए। अब मैंने तो मौर्य साम्राज्य तक की क्लास लिया हुआ था, तो बाकी स्टूडेंट अभी इसको नहीं कैच कर पाएंगे जो लोग क्लास मतलब में थे।
तो मौर्य युग के गुप्त मतलब गुप्ता काल के अंतर्गत कला के क्षेत्र में क्या कुछ विशेष हुआ था, इसके बारे में लिखना है। तो कला के क्षेत्र में मौर्य काल में क्या क्या विषय, मंदिर कला का ये सब कुछ जैसे जैसे विकास हुआ उसके बारे में यहाँ पे आपको लिखना था। ठीक है, आगे बढ़े तो मेडिवल इंडिया में पहुंचे तो विजयनगर साम्राज्य की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक स्थितियों के बारे में वर्णन करें, इसको भी आप देख लें। पांचवा क्वेश्चन था जहांगीर के काल में मुगल चित्रकला अपनी चरम सीमा पर थी, इस कथन की विवेचना करें। मुगल चित्रकला अपनी चरम अवस्था पे थी। ठीक है, स्थापत्य कला शाहजहां के काल में अपनी चरम अवस्था पे थी, चित्रकला जहांगीर के समय अपने चरम अवस्था में थी। तो इसको आपको मतलब ये पूरा कैसे कैसे ये चित्रकला चरम अवस्था पे थी, कैसे उसका डेवलपमेंट हुआ, ये सारी चीजें आपको लिखना था। मराठा सत्ता के विस्तार में पेशवा बाजीराव प्रथम के योगदान की विवेचना करें। आपको पता है कि पेशवा बाजीराव प्रथम काफी एक महत्वपूर्ण पेशवा हुआ करते थे, तो उनके द्वारा कौन कौन सी लड़ाई लड़ी गई, मराठा सत्ता को कैसे विस्तारित किया गया, इनकी योगदान क्या था मराठा से संबंधित, इनके बारे में आपको लिखना था। इसका सेकंड पार्ट का सेक्शन 2 का इसका फर्स्ट पार्ट है मॉडर्न हिस्ट्री। भारत में औपनिवेशिक शासनकाल के दौरान शिक्षा और न्याय व्यवस्था का विश्लेषण करें। नेक्स्ट पहुंचे तो 19वीं शताब्दी में समाज एवं धर्म सुधार के आंदोलन में राजा राम मोहन राय के योगदान क्या था, इसके बारे में विवेचना करें। तो आपको पता है कि समाज एवं धर्म सुधार आंदोलन भारत में राष्ट्रवाद को बढ़ाने के लिए ये काफी महत्वपूर्ण लैंडमार्क के रूप में था, जहाँ पे आधुनिक भारत का निर्माता या आधुनिक भारत का जो ये समाज सुधार आंदोलन स्टार्ट हुआ, इसमें एक काफ़ी महत्वपूर्ण पर्सन माने जाते हैं राजा राम मोहन राय। इन्हीं के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है, काफ़ी इजी, आप इसको भी अच्छा से आप लिख सकते हैं। आगे बढ़े तो 9वें क्वेश्चन पर असहयोग आंदोलन के कारण, कार्यक्रम और उनकी सफलता एवं निष्फलता को स्पष्ट करें। आपको पता है कि 1920 और 22 के बीच यह असहयोग आंदोलन चला था। महात्मा गांधी के नेतृत्व में चला ये असहयोग आंदोलन 1920 से ये स्टार्ट हुआ, लेकिन 12 फरवरी को ये आंदोलन पूरी तरह से बंद हो गया, क्योंकि आपको पता है कि 5 फरवरी के आसपास 1922 ईस्वी में चौरा चौरी कांड हुआ था, जिसके पश्चात गांधी जी ने यह आंदोलन अपना वापस ले लिया था। तो ये क्या इसके कारण थे असहयोग आंदोलन के? 2-3 मेजर कारण थे। एक तो भारतीय स्वराज की डिमांड कर रहे थे, दूसरा जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उसका विरोध था, एक रॉलेट एक्ट भी आया था इसका विरोध था। इन तमाम चीजों के विरोध को लेकर ये स्टार्ट हुआ, तो ये कारण हो जाएगा। कार्यक्रम क्या क्या तय किया गया? तो इस असहयोग के माध्यम से यही तय किया गया कि ब्रिटिश का असहयोग करना है, मतलब ब्रिटिश का साथ नहीं देना है, ब्रिटिश के कॉलेज को बहिष्कार कर देना है, उसके स्कूलों को बहिष्कार कर देना है, जहां जहां पे उसके असेंबली में भारतीय लोग होंगे वहां पे असहयोग करेंगे। मतलब असहयोग करने का ही मतलब था कि मतलब ब्रिटिश का सहयोग नहीं करेंगे, तो ये कार्यक्रम होगा। उसकी सफलता, इसकी कुछ क्या सफलताएं थी इसके बारे में, फिर निसफलता, मतलब पूरी तरह से सफल नहीं हो पाया, चौरा चौरी कांड हुआ और ये क्या हो गया, क्लोज हो गया। आगे वर्ल्ड हिस्ट्री से क्वेश्चन है, यूरोप में पुनर्जागरण से आप क्या समझते हैं, इसका क्या कारण थे, चर्चा कीजिए। काफी इजी क्वेश्चन है, आप जब वर्ल्ड हिस्ट्री का सेगमेंट करेंगे तो वहां पे ये कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें तो अमेरिका गृह युद्ध के कारणों एवं परिणामों का, ये तो एकदम मतलब लॉलीपॉप क्वेश्चन है, ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। फाउंडेशन बैच आप या क्लास जब भी करेंगे वर्ल्ड हिस्ट्री का, वहां पे ये कंप्लीट हो जाएगा। चीन में साम्यवाद के उद्भव और विकास पे निबंध लिखें, ये भी इजी क्वेश्चन है। तो टोटल ये 12 क्वेश्चन थे, जिसमें से आपको 6 क्वेश्चन करना था। आई होप लेक्चर ये आपको अच्छा लगा होगा, आप थोड़ा सा क्वेश्चंस की फ्रेमिंग को भी समझे होंगे, कैसे उत्तर लिखना है इसके बारे में भी समझे होंगे। ठीक है, मिलते हैं फिर मैं नेक्स्ट लेक्चर में। मैं पॉलिटिक्स के अंतर्गत जो जीएस पेपर 2 हुआ था उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो और ऐसा वीडियो और चाहते हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, और वीडियो के बारे में आप देखने के पश्चात कमेंट जरूर करें, ताकि उससे उत्साह मिले कि फिर वीडियो ऐसे बनाने के मतलब थोड़ा सा दिल करे कि वीडियो ऐसा फिर से दोबारा बनाया जाए। ओके, धन्यवाद, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में।